नमस्कार। छत्तीसगढ़ के बाद हमारे साथ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौकसी और आज बात बजट पर दो हाथ की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गोबर से बने ब्रीफ केस में छत्तीसगढ़ का बजट प्रस्तुत करेंगे। बघेल का चुनावी बजट लोक लुभावन घोषणाओं से भरपूर हो सकता है, लेकिन इसमें हिंदुत्व का असर भी दिखाई देगा। धर्मांतरण को लेकर भाजपा ने जो आक्रामक माहौल बनाया है, उसका जवाब देने की कोशिश बजट में की जाएगी। बघेल कुछ ऐसी योजनाएं ला सकते हैं जिनसे धर्म प्रेमी हिंदुओं की तरफ कदम बढ़ाने का मौका भी मिले। भाजपा भूपेश बघेल के इस कदम से सतर्क है, इसलिए बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। भाजपा के पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने सरकार पर अवैध शराब और अवैध खनन को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। उधर कांग्रेस के सुशील आनंद शुक्ला का कहना है कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार को कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार से मतलब था। भूपेश बघेल के बजट से चुनावी माहौल में कितना प्रभावित होगा और भाजपा बजट को लेकर आक्रामक क्यों है, यह जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले सुनते हैं इस बारे में दोनों दलों के नेताओं की क्या राय है। बजट पे चर्चा इस सरकार का सामान्य दैनंदिन कार्य है। जब भी बजट बनाना होता है, मुख्यमंत्री संबंधित मंत्रियों से चर्चा करते हैं, उनके विभाग की क्या आवश्यकता है, उसके हिसाब से बजट में प्रावधान रखा जाता है। अब भारतीय जनता पार्टी दरअसल 15 साल तक इस प्रदेश में थी, तो उनके यहाँ बजट बनाने का सिर्फ एक ही लक्ष्य रहता था कि कितना ज़्यादा कमीशन खोरी किया जाए, किस काम को करने से ज़्यादा भ्रष्टाचार होगा, कमीशन खोरी होगा। उनके भ्रष्टाचार का केंद्र बिंदु ये रहता था। तो उन्हें बजट पे जो चर्चा है वो फिजूल लगेगी। हमारी सरकार बनने के बाद देखिए 1,50,000 करोड़ तो हमने सिर्फ किसानों के खाते में डाला। हमने गोधन न्याय योजना चालू किया, हमने राजीव गांधी किसान न्याय योजना चालू किया, हमने कृषि मजदूर ग्रामीण न्याय योजना चालू किया। तो इस प्रकार से हमारी सरकार आम आदमी के सशक्तिकरण में भरोसा करती है। जो बजट होता है उसके विकेंद्रीकरण में भरोसा करती है, ताकि आम आदमी मजबूत हो, उसका आर्थिक स्थिति मजबूत हो। भारतीय जनता पार्टी बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बनाती थी ताकि उसमें उसको कमीशन खोरी मिले। तो बजट पे चर्चा के महत्व को भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं समझ सकते। विधायकों को देने के लिए पैसे है नहीं, और जिस तरह के विकास सरकार चाहती है वो सभी क्षेत्रों में हो रहा है। क्योंकि जैसे विधायकों, कांग्रेस के विधायकों को मांग करनी चाहिए कि हमारे क्षेत्र में अवैध शराब को संरक्षण दिया जाए, इसके लिए आवश्यक व्यवस्था की जाए, तो लोगों को रोजगार मिलेगा। अवैध शराब की बिक्री से फंड फ्लो होगा, क्योंकि यहाँ सरकार ऑल टाइम सबसे ज्यादा शराब बेच रही है। रोजगार की कोई नीति है नहीं। 0.4% जिस राज्य में रोजगार हो वहां क्या बेरोजगारी भत्ता होगी जिसके लिए जरूरत हो। अब आपको फर्जी चीजें यदि चाहिए, गोबर खरीदी में छत्तीसगढ़ में अपने क्षेत्रों में कांग्रेस के विधायकों को कैसे गोठान मजबूत हो सकते हैं। जितने गोवंशी हैं, पशु माने जाते हैं गाय के अतिरिक्त, उन सब के मूत्र खरीदी के लिए उनको मांग करनी चाहिए। इसमें रोजगार की संभावनाएं हैं। तो बजट का स्वरूप इस तरह से हो। बजट पे तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं अमित श्रीवास्तव हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, राहुल टिकरिया भाजपा प्रवक्ता हैं, और अजय चंद्राकर वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। अमित जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं जी। आपने सुना ही होगा अभी किस तरह से अजय जी आरोप लगा रहे हैं कि बजट तो है नहीं है, आपके विधायकों को तो मांग करनी चाहिए। बजट अपने विधायक निधि बढ़ाने की मांग ना करते हुए ये करना चाहिए कि किस तरह से अवैध शराब को संरक्षण दिया जा सके। देखिए ब्रजेश जी, केंद्र की सरकार भेदभाव सौतेलापूर्ण व्यवहार जो अपना रही है और जो बद नीति इनके व्यवहार में झलकती है, मुझे लगता है कि के विषय में जो सौतेला व्यवहार लगातार वो कर रही है, छत्तीसगढ़ की जनता कहीं बेहतर समझती है और हर चीज पे वो बैरियर का काम करते हैं। लेकिन हम अपने संसाधनों से यहाँ पर काम कर रहे हैं और मुझे लगता है 71 से ज्यादा जो अवार्ड हमें केंद्र की सरकार ने दिया है, ये बताता है कि केंद्र सरकार के सौतेलेपूर्ण व्यवहार के बावजूद छत्तीसगढ़ अपने संसाधनों से अच्छा काम और बेहतर काम कर रहा है। रही बात कि जिस प्रकार से आप देखिए कि महंगाई की मार जो लोगों पे डाका डालने का काम केंद्र की सरकार कर रही है, और पिछले 8 सालों से अगर आप देखेंगे, मैं सिर्फ 3 पॉइंट उठाना चाहूंगा। पहली बात, इन्होंने कहा था कि 2022 तक हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे। इन्होंने 8 सालों में किसानों की लागत दुगनी कर दी। रही बात दूसरी बात इन्होंने कहा था पेट्रोल डीजल बहुत हुई महंगाई की मार सरकार, और ब्रजेश जी अब तो जनता कह रही है बहुत हुई महंगाई की मार, अब बस भी तो मोदी सरकार। तीसरा पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, 410 रुपए जब सिलेंडर था तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी, उनकी टीम और छत्तीसगढ़ के नेता सड़कों पे निकल जाते थे जब पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ते थे। तो रमन सिंह जी की साइकिल निकल जाती थी, बृजमोहन अग्रवाल जी की साइकिल निकल जाती थी, और आज मुझे लगता है कि जो साइकिल
क्या पंचर हो गई है? उसी प्रकार से जब रसोई गैस के दाम बढ़ते थे, एलपीजी के दाम बढ़ते थे, तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी सिलेंडर लेके बाहर आ जाती थी। तो मतलब क्या सिर्फ विरोध करने के लिए उनका विरोध था? जनता से उन्हें कोई मतलब नहीं था? जनता को जिस प्रकार से आज जनता को महंगाई की मार पड़ रही है, मुझे लगता है कि केंद्र की बैठी हुई सरकार और वहां पर बैठे हुए हुक्मरान पूरी तरीके से निरंकुश हो गए हैं और जनता की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। मुझे लगता है कि इन बजट पे भी अगर हम देखें तो कम से कम इनकम टैक्स का जो स्लैब है, डॉक्टर अजय चंद्राकर सर बैठे हुए हैं, हमारे आदरणीय है, हमारे सर हैं, मैं बेहतर इकोनॉमिक्स को वो समझते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि दो चीजों पे ज्यादा इनको फोकस करना चाहिए। एक तो जो स्लैब 5 लाख में जो तक छूट का जो प्रावधान था, जिसमें 12,500 रुपए जो रिबेट का प्रावधान है, मुझे लगता है कि 6 लाख के ऊपर उसको 6 लाख का जो भी है उसमें भी उनको 12,500 रुपए मिलना चाहिए, सभी को मिलना चाहिए। और दूसरा ब्रजेश जी, तो आप अपनी सरकार को सुझाव भी दे रहे हो इस मंच के माध्यम से? अब तो बजट ही पेश होने वाला है। बजट अभी केंद्र सरकार का है, ये बजट अभी केंद्र सरकार का है। तो मुझे लगता है कि सेकंड पॉइंट जो है ब्रजेश जी, छत्तीसगढ़ राज्य हम प्रोड्यूसिंग स्टेट है और उनको आईजीएसटी में इनका हिस्सा 8% होना चाहिए, क्योंकि जिससे क्षेत्र में औद्योगिक विकास हो सके। जैसे हम लोहा प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें 18% जीएसटी है, सीमेंट पे 28% जीएसटी है, तो कम से कम 8% मिलेगा। तो 1 जुलाई 2022 तक हमें लॉस नहीं उठाना पड़ता था, कंपनसेशन मिलता था। लेकिन चूंकि हम स्टेट हैं, हमें लॉस उठाना पड़ रहा है और मुझे लगता है कि केंद्र की सरकार को यह सब भी ध्यान देना चाहिए। और हमारा जो पैसा है, चाहे कोल रॉयल्टी का 4,140 करोड़ रुपए हो, चाहे हमारे आ जाते हैं उस बजट पे भी आ जाएंगे। अभी तो इस बजट पे चर्चा कर लेते हैं, राहुल जी से जवाब ले लेते हैं आपके तीनों सवालों का। फेडरल सिस्टम का कि आपने वादा किया था किसानों की 2 आय हो जाएगी 2022 तक, वो भी नहीं हुई। महंगाई पे आप किस तरह आंदोलन करते थे, वो भी नहीं। और वो कह रहे हैं आपका जिस तरह से भेदभावपूर्ण रवैया है, केंद्र सरकार का सोतेलापन व्यवहार है छत्तीसगढ़ सरकार के साथ, वो भी है। और आपके शासन में तो आपने सुना ही था, कांग्रेस प्रवक्ता इससे पहले कह रहे थे कमीशन खोरी में लगे रहते थे आप लोग। अब तो जनता का बजट है। देखिए, जो कांग्रेस प्रवक्ता जी कह रहे हैं कि हमने किसानों के लिए बजट लाया, लगातार किसानों के लिए बजट लाते हैं और हम कमीशन खोरी में रहते हैं। तो आपको एक चीज स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो 15 सालों में हमने कर्ज नहीं लिया, उतना उससे भी अधिक कर्ज इन्होंने अभी तक ले लिया 4 सालों में। दूसरी बात, ये कर्ज के नाम पे हर प्रवक्ता क्या बोले, माफ भी तो कर दिया किसानों का कर्ज उन्होंने। नहीं, सुनिए ना, किसानों का कर्ज माफ किया वो अपनी जगह, मगर इन्होंने कहा था कि सब्बो बैंक के सब्बो कर्जा माफ। कहा है, मतलब पूछो कि सब्बो बैंक के कर्जा माफ हुई, सिर्फ और सिर्फ जिला सहकारी के हो। सोमा भी कई किसान ऐसे जन आज भी घूमा थे कि हमारे कर्जा माफ नहीं हुए। कॉमर्शियल बैंक के तो आज भी कर्जा माफ नहीं हुए। दूसरी बात, जो नेमन कही थे कि हम किसान मन पर बजट लाते, किसान मन के कौन सा बजट लाते, ये ला देखे वाले बातें। पूर्व के सरकार में 36 प्रकार के हार्टिकल्चर से संबंधित यंत्र मन में और हार्टिकल्चर खेती से संबंधित योजना रही से किसान मन पर। जो अपन बिजली कनेक्शन रही से स्थायी, वो 0 ईयर शॉर्टेज में रही से। मगर अभी जब से कांग्रेस के सरकार बने 2 साल वेटिंग में चला थे, महाजमन 15,000 बिजली कनेक्शन प्रति वर्ष स्थायी कनेक्शन पर बजट में संशोधन करते, बल्कि प्रति वर्ष आवेदन 1 लाख से ऊपर क्या हुआ थे। ओकर अलावा ये जो 36 टन योजना रही किसान मन की सब्सिडी वाली योजना, सारा योजना ये सरकार में बंद है। बात करते हैं हम 2500 रुपया देवा था, क्या कांग्रेस के प्रवक्ता जी बताइए कि 2100 के साथ साथ अन्य जो सोसाइटी के खर्चा होते, खबर की धान खरीदी वाला पूरा केंद्र सरकार करते हैं। वो टोटल जो आप अगर आकलन करूँ सुखद के उमा के लेबर के मंडी के, तो 2400 रुपया तो केंद्र सरकार मतलब भुगतान करते। तो कहां से किसान मन के बजट आती है? 60,000 करोड़ का नाम से कर्ज लेके है, ओकर हिसाब बतावे कांग्रेस के ये प्रवक्ता जी हमला। लेकिन मध्य प्रदेश में तो आपकी सरकार है, वहां से ज्यादा आय है किसानों की जी छत्तीसगढ़ में। अभी एक रिपोर्ट जारी हुई, मैं लौटूंगा आपके पास, अजय जी को भी चर्चा में शामिल कर लेता हूं। अजय जी, क्या जो कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी के पास कोई मुद्दे नहीं बचे हैं छत्तीसगढ़ में, इसलिए वो आरक्षण बिल को अटकाए हुए है? और इस बजट में आप कैसे ऐसे प्रावधान देख रहे हैं जो चुनावी साल में सत्ताधारी दल को फायदे पहुंचा सकते हैं? देखिए ब्रजेश जी, पहली बात तो यह है कि 1 तारीख को सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट आना है और उस बजट के रोशनी में हमारे देश के विभिन्न प्रदेशों का बजट की छाया उसमें दिखाई देगी। दूसरी बात यह है
कि आरक्षण तो अलग विषय है, दोनों राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के अपने अपने मत हैं, इसके ऊपर काफी आपके साथ चर्चा भी हुई है। लेकिन छत्तीसगढ़ के बजट के ऊपर आज आपका विषय है, तो छत्तीसगढ़ को समझने के लिए ऐसा होगा ब्रजेश जी, एक अर्थशास्त्री के रूप में, यहाँ पर हम राजनीतिक अर्थशास्त्री के रूप में बोले तो भारत में क्या है कि 48% ग्रामीण अर्थव्यवस्था है जो जीडीपी का है, 48%, 16% कृषि का योगदान है। और चूंकि प्रतिकूल परिस्थितियां रही, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी आरबीआई का जो नॉर्म्स है उससे ज्यादा अभी छत्तीसगढ़ का लोन नहीं हुआ है। समस्त राज्य सरकारों का लोन इसमें बढ़ा है। हम तो कर्ज का लंका भी देखे हमारे पड़ोसी राज्यों में, और आईएमएफ का जो डाटा है उसके अनुसार 60% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये प्रतिकूल परिस्थितियां रही। लेकिन ग्रामीण अर्थव्यवस्था में ये जो बजट, पहली बात तो यह है कि छत्तीसगढ़ का यह बजट होगा, यह अंतरिम बजट होगा, फुल फ्लेज बजट नहीं होगा ब्रजेश जी। और इस अंतरिम बजट में मूल बात यह है कि यहाँ पर गांव में जो पैसा दिया गया, तो कृषि का क्षेत्र जैसा 96% ग्रामीण एरिया में, पशुपालन 95%, या फिर प्रोडक्शन की हम बात करें तो प्रोडक्शन 53%, कंस्ट्रक्शन 51%, रियल एस्टेट 47%, गोडाउन 43%, बिजली पानी गैस डिफेंस प्रशासन, इन सब में पैसा गया। अब वो मार्केट में आया। यहां पर आज का जो परिवेश है, इसके 4 स्टेक होल्डर हैं ब्रजेश जी। पहली बात तो यह है इसमें कि एक तो है जो जिद्दी महंगाई देख रहे हैं, जिद्दी महंगाई के कारण, क्योंकि अभी तक हमारा जो विकास दर हम लोग देख रहे हैं वो पिछले साल के बेस रेट के हिसाब से देख रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन महंगाई की बात आती है तो महंगाई के भी एक परत को दूसरे परत से जब खोलते हैं, जैसे केंद्र सरकार उर्वरक के क्षेत्र में सब्सिडी दे रही, तो जिन उर्वरक क्षेत्रों में सब्सिडी दे रही उनकी महंगाई नहीं बढ़ी, लेकिन पोटास है और फास्फेट का महंगाई बढ़ गया। तो महंगाई का बास्केट 299 वस्तुओं का है ब्रजेश, और इसके 4 स्टेक होल्डर हैं, जिसके कारण से क्या होता है, महंगाई के कारण मांग घटी, और मांग घट, कंज्यूमर जो मांग है, डिमांड, वो पिछले साल से अभी नौवें डे तक 6.6% घटी। मांग घटती है तो क्या होता है, इंडस्ट्री का ग्रोथ कम हो जाता है। इंडस्ट्री का ग्रोथ कम होता है, वो भी माइनस में गया है अभी के क्वार्टर में। और उसके बाद क्या होता है, रोजगार की समस्या आती है, और रोजगार की जब समस्या आती है तो फिर सरकार को लोक कल्याणकारी कार्यों के लिए और विपुल पैमाने पर मनी या अर्थव्यवस्था करना पड़ता है। तो लेकिन अजय जी, जिस आपने रोजगार का जिक्र किया है, तो पिछले साल का हमने बजट देखा था, किस तरह से वादे किए थे कि रोजगार देंगे, वो क्या लगता है आपको रोजगार दे दिए गए छत्तीसगढ़ सरकार ने? देखिए ब्रजेश जी, हमारे देश में मेट्रोलॉजी है रोजगार के ऊपर। अगर सप्ताह में किसी युवा के पास में 1 घंटे का भी काम है, उसको काम मिलता है, तो उसे बेरोजगार नहीं माना जाता। ये भारत के का रिसर्च का, ये सरकार का जो मेट्रोलॉजी है वो है। लेकिन यहां पर उसी मेट्रोलॉजी में होल स्टेट जो है इंडिया में, उसमें छत्तीसगढ़ में 0.54 आया है। तो वो अलग चीज है, सरकारी नौकरी अलग चीज है। वो तो सैंक्शन पोस्ट बहुत सारे हैं जिसके ऊपर केंद्र की सरकार, राज्य की सरकारें, और प्रश्न बार बार उत्पन्न होता है, पार्लियामेंट में पूछा जाता है कितने बेरोजगार हैं, तो मंत्री खड़े होकर जवाब देते हैं। आखिर में बात आती है, फिर प्रश्न पूछा जाता है कि क्या इन रिक्त पदों को भरेंगे, तो कहते हैं भरना तो चाहते हैं, लेकिन अर्थ की कमी है, अर्थ की व्यवस्था नहीं है। ये मूल बात है। तो मूल बात यह है, छत्तीसगढ़ का जो ये बजट होगा, इसे केंद्र सरकार की जो बजट आएगी उस हिसाब से, एक तरह से हम कह सकते हैं कि केंद्र के सरकार का जो बजट आएगा उस पर बहुत कुछ निर्भर रहेगा। नहीं, वो तो रहेगा ही, क्योंकि उसमें कितने भी मोदी जी लोक कल्याणकारी कार्यों के ऊपर, जैसे मनरेगा के ऊपर अपने बजट को किस ढंग से इंक्रीज करती है, उसमें युवा लोगों के द्वारा काफी मांग की जा रही, काम की मांग की जा रही है, या फिर फूड सब्सिडी के ऊपर कितना और वृद्धि करती है, या फिर हम कह सकते हैं कि उर्वरक सब्सिडी के ऊपर, ये पेट्रो पॉलिटिक्स कैसे जाएगा। ये तो मेन बजट हो गया ना अजय जी। लेकिन यदि हम चुनावी साल की बात करें तो एक तरह से हम देखते हैं कि पिछले बजट में बहुत कुछ प्रावधान कर चुकी है बघेल सरकार। अब ऐसा कोई लोक लुभावन आपको लगता है कि जिससे वोट बैंक को साथ सके? बिल्कुल बिल्कुल,
कर्मचारियों की काफी समय से डिमांड रही है उनका हाउस रेंट अलाउंस का, उसकी प्रतीक्षा है। डीए को केंद्र के बराबर किया जाए उसकी प्रतीक्षा है। साथ ही साथ यहाँ पर किसान लोग भी कह रहे हैं आपस में, अब उनमें चर्चा है कि 2500 रुपया उस समय या 9000 रुपया प्रति एकड़ तो 5 साल पहले की बात हो गई। अब कल्टीवेशन कास्ट बढ़ गया है, तो क्या भूपेश सरकार इसमें कुछ वृद्धि करेगी? तो ये बहुत सारे आयाम हैं, लेकिन केंद्र सरकार राज्य सरकारों के पास लिमिटेशन जरा कम है, क्योंकि जीएसटी का कलेक्शन की बात करते हैं ब्रजेश जी, लेकिन निश्चित रूप से जीएसटी का कलेक्शन बढ़ा है, लेकिन वो कलेक्शन इसलिए बढ़ा है, वो जिद्दी महंगाई के कारण बढ़ा है। कंज्यूमर जो कह सकते हैं खरीदारी है उसमें कमी आई है, महंगाई के कारण बढ़ी। तो अमित जी, बहुत कुछ तो निर्भर करेगा केंद्र सरकार के बजट पे, लेकिन यदि लोक लुभावन की बात करें, जिस तरह से मोदी जी कहते हैं कि फ्री की रेवड़ियां वाले, उसी कंसेप्ट पे आगे जाएंगे। आप पेंशन बहाली तो कर ही चुके हैं, क्योंकि चुनावी साल है तो भत्ता भी दे देंगे, हाउस रेंट भी दे देंगे। ये कुछ ऐसे प्रावधान रहेंगे जिससे वोट बैंक को और मजबूत किया जा सके। देखिए, मुझे ऐसा लगता है ब्रजेश जी कि अब जनता बहकावे में आने वाली नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से आप देखिए, इन्होंने कहा था कि हम हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, और 8 सालों में इन्हें 16 करोड़ लोगों को रोजगार देना था। उल्टा 12 करोड़ लोगों का ये रोजगार खा गए। और जिस प्रकार से पकोड़ा तलवाने वाली सरकार को अब बेहतर लोग समझ चुके हैं। युवाओं, आप देखेंगे कि आज भी अगर देखेंगे कि कहते हैं कि हमारी सुनामी चल रही है, जब लेकिन आप आंकड़े देखेंगे तो 6228 सीटों में लगभग 1550 सीटें इनके पास हैं, और देश का 32% वोट इनके पास है 26 पार्टियों के साथ। मतलब 68% वोट आज भी इनके साथ नहीं है। इनकी नीतियों को और इनको अर्थव्यवस्था की कोई समझ नहीं है। ये हमने पिछले 8 सालों में देखा है, क्योंकि इनके आने के बाद वो तो कह रहे हैं, आप राहुल जी को सुन ही रहे थे कि सर्वाधिक कर्ज ले रहे हैं, आप कर्ज लेके घी पी रहे हैं। राहुल जी भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता हैं, मेरे छोटे भाई हैं। मैं आपको बता दूं कि विकास के लिए कर्ज लेना बहुत अति आवश्यक है। चंद्राकर सर भी यहाँ बैठे हैं। मैंने जैसा कहा कि हम सबसे बेहतर वो इकोनॉमिक्स समझते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं राहुल जी कि आपकी जो कॉर्पोरेट मित्रों की सरकार है ना, उसमें जो आपके सबसे खास मित्र है अडानी जी, वो भी कर्ज लेते हैं, और यही केंद्र सरकार उन्हें बार बार देती है। पटाने उनकी किस्त नहीं पटाने के बावजूद उन्हें बेवकूफ करके के बाद देती है। तो विकास के लिए कर्ज लेना जरूरी है। और मैं आपको बता दूं, रही बात बेरोजगारी की, तो हमारे यहाँ जिस प्रकार से हमने यहाँ पर योजनाएं लाई, जिस प्रकार से किसानों के जेबों में हमने डायरेक्ट पैसे डालने के काम किए, अर्थव्यवस्था छत्तीसगढ़ की मजबूत हुई। आज शायद इसीलिए लोग कहते हैं भूपेश है तो भरोसा है। और ये भरोसा ब्रजेश जी कोई ऐसे नहीं आया है। 4 साल के काम करने के उपरांत एक क्रेडिबिलिटी जो यहाँ पर बनी भूपेश सरकार की, हमारी कांग्रेस की सरकार की, आज जो यहाँ पर इनके समय में 12 लाख वो तो कह रहे हैं कि सहकारिता वालों के ही आपने बैंक वालों के ही माफ किए कर्ज, पूरे किसानों के कर्ज भी माफ नहीं हुए। देखिए, हमने तो किया भी ब्रजेश जी, और ये तो 3, 8 और 13 में जो इन्होंने घोषणा पत्र किए के वादे किए थे वो भी फुलफिल नहीं किए। ये जुमलेबाज सरकार है। 35 वादे बाकी हैं, 36 बिंदु थे। आपके समय में बड़े धैर्यपूर्वक सुन रहा था राहुल जी, आप सम्मानित प्रवक्ता हैं, धैर्यपूर्वक सुनिए। क्या है ब्रजेश जी, भाजपा के लोग तिलमिला जाते हैं जब हम महंगाई की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, अर्थव्यवस्था, बिगड़े हुए अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। कोरोना काल में लोग ऐसे ही परेशान थे, पीड़ित थे, परेशान थे। कोई भी राहत देने का काम हमारी सरकार ने, केंद्र की सरकार ने नहीं किया। और अब इनकी क्रेडिबिलिटी भी जिस प्रकार से खराब हो गई है। आज आप देख लीजिए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनाव हो तो ना तो ये गोवा में है, ना प्रदेश में, कर्नाटक में है। तो आपको कहां लग रहा है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया से नहीं हो रहा है? कहां अलोकतांत्रिक प्रक्रिया से हो गया? देखिए, मध्य प्रदेश में इन्होंने लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनाव करके सरकार नहीं बनाई, चुनी हुई सरकार को इन्होंने गिरा के सरकार बनाई। कर्नाटक में चुन के नहीं आए, ये इन्होंने सरकार गिरा के सरकार बनाई। पालिका और नगर पंचायत के नियम बदल लिए, विकास पे चुन के नहीं आए। इनमें मादा ही नहीं है, जनता इनसे त्रस्त है। और जिस प्रकार से जुमलेबाजी ये करते हैं, जनता समझ चुकी है कि इस देश में 4 लोगों की सरकार चल रही है, 2 बेचने वाले हैं, 2 खरीदने वाले हैं, और संवैधानिक संस्थाओं को तोड़ने मरोड़ने का काम कर रहे हैं। और सबसे खराब बात जो मुझे लगती है कि देश में बैठे हुए हुक्मरान और वहां पर बैठे हुए शासन जो शाह और शहंशाह जी हैं, उन्हें अर्थव्यवस्था की बिल्कुल भी समझ नहीं है। अगर समझ होती तो जनता के जख्मों पे मलहम लगाते, नमक नहीं रगड़ते। ठीक है, राहुल जी से जवाब लेते हैं। राहुल जी, एक तो जो आपने रोजगार देने का वादा किया था वो भी पूरा नहीं किया, जुमलेबाजी करते रहे आप, और अब आपके पास कोई मुद्दे नहीं बचे। ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता जी कह रहे हैं
सबसे पहले तो ये मुझे यह जवाब दे कि प्रतिवर्ष जो बजट इनके द्वारा घोषित किया जाता है, उसमें से प्रतिवर्ष लगभग 20,000 करोड़ मतलब 30% की राशि लैप्स क्यों हो रही है? लैप्स क्यों हो रही है उसका जवाब दे। प्रवक्ता जी ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने कोरोना काल में इनको सहयोग नहीं किया। ये बता दें कि पूरे भारत में अगर किसी ने निःशुल्क वैक्सीनेशन का काम किया तो मोदी जी की सरकार ने किया। दूसरी बात, अन्य राज्यों ने जो मृत परिवार थे उनको मुआवजा दिया, छत्तीसगढ़ सरकार ने 1 रुपए मुआवजा नहीं दिया। इन्होंने कोरोना काल में क्या सहयोग किया इसकी बात करें, जनता को, पीड़ित परिवार को। आप ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, आप ध्यान से सुनिए, तिल मिलाइए मत आइए। दूसरी बात, आप जो कह रहे हैं बजट की बात आप सिर्फ रेवड़ी वाला बजट घोषित करते हैं। रेवड़ी वाली बजट आपकी आती है इसलिए आती है, राजीव मितान क्लब के नाम से आप अपने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को पालने का उसमें बजट पेश करते हैं। आप गौठान में, आपकी गौठान किसके बजट से चल रही है? पूरे गौठान मनरेगा से बनती है, पूरी गौठान में 15वां वित्त लगता है, सारी की सारी राशि केंद्र सरकार की। आपकी नरवा गरवा घुरवा बारी सारी योजनाओं में केंद्र सरकार की राशि लगी हुई है, राज्य सरकार की क्या राशि लगी हुई है इसका जवाब दीजिए आप। जीएसटी का पैसा दीजिए। सिर्फ और सिर्फ जो आपका बजट आता है, आपका जो बजट आता है सिर्फ और सिर्फ रेवड़ी बांटने वाली बजट है। और तो और वहां पे काम करने वाली बिहान योजना की जो महिलाएं हैं वो अभी केंद्र सरकार के बजट से चलती हैं। केंद्र सरकार का वो योजना है, सारी की सारी केंद्र सरकार की योजनाओं को आप मजदूर के मनरेगा के काम को अपने मटेरियल में कन्वर्ट करके चला रहे हैं। ये आपकी सरकार चल रही है। और जो आप, ये ऐसी सरकार है जहां के मुख्य सचिव और मुख्य अधिकारी ईडी के घेरे में आते हो ना, जेल में है, और ये बताते हैं कि हम यहाँ पे हम कमीशन खोरी कर रहे हैं। कमीशन खोरी सरकार कर रही है, वो तो ईडी के छापों से पता चल रही है। बहुत जल्द बड़े से बड़े नेता भी राज्य सरकार का बजट स्पष्ट कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ इनका बजट सिर्फ और सिर्फ पाटन विधानसभा, दुर्ग ग्रामीण विधानसभा में जारी हो रहा है, जहाँ पे तो राहुल जी, आप मुफ्त की योजनाएं लागू करें तो वो सब ठीक है। यदि कांग्रेस कुछ मुफ्त की योजनाएं ला रही है तो उसमें बुराई दिख रही है आपको? मुफ्त की योजनाएं नहीं, ये मुफ्त की योजना नहीं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पालने की योजना है। राजीव गांधी की किसान जो मितान योजना, उसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है उनको प्रतिवर्ष प्रत्येक गांव में 1-1 लाख रुपए जारी किया जा रहा है। ये लोगों को जनहित के लिए नहीं है। मोदी जी की जो योजना होती है वो घर घर पहुंचती है और प्रत्येक घरों में पहुंचती है। ये अगर रेवड़ी है तो ऐसी रेवड़ी। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। अमित जी, सिर्फ कांग्रेस नेताओं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पालने वाली योजना लाते हैं आप, जनहितैषी योजना नहीं होती आपकी। सीधा आरोप लगाया आपने, जवाब ले लेते हैं ना। गौठान के लिए जो ये जारी करते हैं, गौठान में इनके कांग्रेस के अध्यक्ष बनने बैठे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता अध्यक्ष बनने बैठे हैं। मतलब सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पालने के लिए योजनाएं लाई जाती हैं। ठीक है, जवाब तो ले लीजिए अमित जी। जी ब्रजेश जी, मैं बता दूं, CSR फंड राज्य सरकार का हक होता है और डायरेक्ट प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में इन्होंने लिया था, उसका हिसाब नहीं दिया। रही बात गौठान के नाम पे, जब पूर्व मंत्री इनके सरकार थी, दुर्ग के इनके कार्यकर्ता गौ माता की सिर्फ बात करते हैं। आज भूपेश बघेल जी की सरकार आई तो गौ माता के दिन, किसानों के दिन और गांव गरीब के किसानों के दिन अच्छे आ गए। गौठान में गौ माता है, आपके गौठाने खाली है, भाजपा के गौठान खाली है, गौ माता का गौठान में पशुधन नहीं है। और दुर्ग में राहुल जी बात आ जाने दीजिए, मारा था उसको अभी आप याद दिला लीजिए। आप हम पे आरोप लगा रहे हैं, आपके पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कहा था आपके गौठान खाली है, 30 साल हमारी सरकार रहेगी। कमीशन खोरों की सरकार आपकी थी। अरे आपके समय में तो लोग, सरकार हमारी होती तो हमारे अधिकारी अंदर होते, आपके अधिकारी क्यों अंदर है? मुख्यमंत्री जी के सचिव अंदर है। करेंगे, देश की सबसे भ्रष्ट सरकार अधिकारी अंदर है, आपके प्रमुख अधिकारी अंदर है। कमीशन खोरी कहाँ हो रही है पूरी जनता समझ रही है। अरे बाबा, दारू वाले बाबा कैसे हो गए आपको बताना चाहिए, आपके पास जवाब नहीं है साहब। दारू आप बिचवा रहे हैं, शराबबंदी के आपने वादा किया था, गंगा जल लेके कहाँ है वो वादा? आप गली गली दारू बिचवा रहे हैं, जवाब नहीं है। गंगा जल लेके कसम नहीं खाया था आपने, गंगा जल के कसम खाई थी, कहाँ है वो गंगा जल की कसम? पैसा आपके तो गंगा जल का, ठीक, गंगा जल का अपमान किए हैं आप, तो छत्तीसगढ़ की पूरी मातृशक्तियों का अपमान किए हैं। ठीक है अजय जी, जवाब बजट तो रहता ही है एक तरह से, बजट के साथ साथ और सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पालने वाली रेवड़ी की योजनाएं जारी करते हैं। बजट पे तो हम देखते हैं अजय जी, एक 30 सेकंड का आपका फाइनल कमेंट चाहिए। आरोप प्रत्यारोप लगते ही हैं, चाहे कांग्रेस बजट लाएगी तो बीजेपी आरोप लगाएगी, बीजेपी बजट लाएगी तो कांग्रेस आरोप लगाती है। बजट के साथ साथ क्या जनता इसका हिसाब नहीं रखती है कि जो वादे पिछले बजट में किए थे वो पूरे हुए हैं या नहीं हुए? ये चुनावी साल है, हिसाब करेगी कि नहीं करेगी? अब बिल्कुल ब्रजेश जी, बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका
केंद्र और राज्य सरकारों में अलग अलग पार्टियां रहती हैं, तो अपने अपने पक्ष और तर्क होते हैं। इनका सटीक जवाब आरबीआई, नीति आयोग और साथ ही साथ वित्त आयोग के द्वारा आया है कि कुछ योजनाओं को जो केंद्र सरकार चला रही है, उसी योजनाओं को दूसरे रूप में राज्य सरकारें चला रही। नाम बदल के वैचारिक मंथन चल रहा है कि क्यों ना इसमें एकीकरण लाया जाए। तो अभी का जैसे उदाहरण 2 सेकंड लेना चाहूंगा ब्रजेश जी। जैसे अचानक 3 दिन पहले जो आंकड़ा आया है, टेक्सटाइल उद्योग में भारत को 53% दूसरे देश से मंगवाना पड़ रहा है, आयात करना पड़ रहा है अचानक, जो भारत में कभी नहीं हुआ था। तो इस तरह के ऐसी परिस्थितियों के साये में बजट सीतारमण जी रखेंगी और उनका प्रभाव प्रत्येक राज्य सरकारों पर पड़ेगा। लेकिन भूपेश सरकार के बजट के ऊपर हम पिछले प्रीवियस 4 बजट का अवलोकन करें तो वो जो मांग सेक्टर है, कंज्यूमर डिमांड जो है, उसको मेंटेन किया, क्योंकि पैसा डायरेक्ट किसानों के पास गया, गांवों में गया, जिसके कारण से यहां पर मंदी तो कहीं ना कहीं आंशिक असर थोड़ी, लेकिन ये स्टेशनलाइजेशन पे हम लोग नहीं पहुंचे ब्रजेश। बिल्कुल। अमित जी 30 सेकंड में कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, उपलब्ध डेटा के अनुसार देश में नोटबंदी के समय में जो 8 नवंबर 2016 के समय, ठीक है, आपकी तो अजय जी तारीफ कर रहे हैं ना, आपका बजट बहुत अच्छा है। बहरहाल अब देखना होगा कि आने वाला बजट कैसा रहता है। फिलहाल समय की इजाजत नहीं देता, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो बजट अभी तो संभावनाओं पर निर्भर है और उसी पर बहस शुरू हो गई। निश्चित तौर पर बजट कितना भी अच्छा है या बुरा है, विपक्ष को बुरा दिखता है, सत्ताधारी दल को अच्छा। लेकिन इस बजट से आम जनता को भी बड़ी उम्मीद है। उम्मीद तो इस बात की भी है कि चुनावी साल है, बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन क्या पुराने बजट का भी हिसाब नहीं लिया जाना चाहिए? उस पर भी गौर करना चाहिए और उम्मीद है चुनावी साल में तो जनता इस पर गौर करेगी। बहरहाल छत्तीसगढ़ की बात हमारे साथ में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।